साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह वर्ष रेणु जी की जन्म शती वर्ष के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये अलग ढंग से मनाने की योजना थी, लेकिन कोरोना ने हम लोगों का सोचा होने नहीं दिया। लेकिन खैर, हमने भी हिम्मत नहीं हारी और अब ऑनलाइन हम लोग अलग-अलग शहरों के अलग-अलग विद्वानों से बातचीत करके उन रेणु जी की स्मृतियों को, उनके संस्मरणों को विद्वानों के मुख से सुन रहे हैं, उनके वक्तव्यों को। तो पिछली कड़ी में आपने प्रसिद्ध कवि मंगेश डबराल जी को सुना, आलोचक वीरेंद्र यादव जी को सुना। इसकी आज की कड़ी में प्रोफेसर डॉक्टर रामवचन राय हम लोगों के साथ मुखातिब हैं। ये पूर्व प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी के रहे हैं और अभी इन्होंने कई पदों को सुशोभित किया, लेकिन इन दिनों ये अपने स्वतंत्र लेखन से जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि सबसे पहली बार आप रेणु जी के संपर्क में कब और कैसे आए और कैसे उनसे जुड़े, उनके सानिध्य में पहला संपर्क आपका कैसे हुआ, ये बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया अर्चना जी आपने। जी सर। मैं पटना विश्वविद्यालय में एमए का विद्यार्थी था। जी, थोड़ा जोर से बोले सर। पटना विश्वविद्यालय में एमए का छात्र था। अच्छा अच्छा। और 3 वर्ष था। जी। 1967 के आसपास। आवाज कम हो रही है। और गे जी तब दिनमान के संपादक थे। जी। और जब पटना आना था, जी। मैं हॉस्टल में रहता था, पीजी हॉस्टल में। जी जी। और एक पत्र हम लोगों का होता था उन दिनों, एक पेपर डिसर्टेशन का। अच्छा। एक लघु शोध प्रबंध लिखना पड़ता था एमए में। जी। तो मैंने कविता पर वो अपना विषय रखा था और गे जी को पत्र लिखा था। तो एक सिलसिले में उनको पटना आना पड़ा। उनको बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। तो उसमें उन्होंने मुझे लिखा था कि एक स्थान बताया था जहाँ वो ठहरे हुए थे कि वहाँ मुलाकात होगी। अच्छा। और फिर रेणु जी के यहाँ हम लोग आए। जी। तो ये 1967 की बात है कि पहली मुलाकात उनसे हुई, गे जी और रेणु जी दोनों से एक साथ। जी सर। और तब से निरंतर मैं उनके संपर्क में रहा। अरे वाह। मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं आपसे पढ़ी और आज मैं आपसे रेणु जी पर बातचीत कर पा रही हूँ। सर, अज्ञे जी तथा रेणु जी के संबंधों के बारे में कुछ जानकारी दें। और एक बात, आपकी, रेणु जी की तथा अज्ञे जी की, इन तीनों की एक बड़ी ही दुर्लभ तस्वीर पिछले दिनों काफी चर्चा में थी। तो उनसे जुड़ी कुछ यादों को आप बताएं कि क्या प्रसंग था वो तस्वीर के समय। दोनों में काफी गहरा संबंध था गे जी और रेणु जी में। जी। एक दूसरे का सम्मान करते थे और रेणु जी गे जी को भाई जी कहते थे। अरे जी। भाई जी कहते थे और बहुत आत्मीय संबंध था। मैंने कहा कि और 67 के बाद और दक्षिण बिहार में अकाल पड़ा था। अज्ञे जी दिनमान में कवरेज के लिए आए थे यहाँ, और रेणु जी और अज्ञे जी दोनों गए थे। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था डाल्टनगंज। डाल्टनगंज, रांची और सुदूर इलाके में जाकर, आदिवासी गांव में जाकर इन लोगों ने दौरा किया था। और वो सारे विवरण दिनमान में छपे थे उन दिनों। तो एक साथ दो लेखकों का परस्पर अनुभव साझा करना, साथ काम करना, और बल्कि दिनमान के लिए तो रेणु जी विधानसभा की रिपोर्टिंग भी करते थे ये 66-67 के दौरान। अच्छा। यानी विधानसभा की जो कार्यवाही होती थी, उसमें जाकर बजाता प्रेस गैलरी में बैठकर वो रिपोर्टिंग करते थे दिनमान के लिए, जब अज्ञे जी थे उसके संपादक तब। तो ये आमतौर से एक लेखक के रूप में रेणु जी की एक बिल्कुल अलग भूमिका थी कि विधानसभा के भीतर जाकर गैलरी में बैठकर वहां की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करना,
ये सिर्फ अज्ञेय जी के कारण संभव हो सका था, वरना इसमें कोई जी दिलचस्पी नहीं थी रेणु जी। जी ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जी दिनमान में उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही जी बिल्कुल सर, ये तो बहुत से ऐसी पहलू हैं जो हम लोग भी नहीं जानते, आम पाठक बिल्कुल नहीं जानते। और आपने चूंकि एक लंबा समय उनके साथ बिताया है, तो आपके पास ऐसी बहुत सी मधुर स्मृतियां होंगी जो आप हम सभी के साथ बांटना चाहेंगे। इसी क्रम में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जेपी आंदोलन से भी रेणु जी काफी जुड़े रहे, इसमें काफी सक्रिय थे। तो जयप्रकाश नारायण जी से इनका मतलब कैसा व्यवहार रहा, किस माने कैसे माहौल में ये रहे कि ये काफी सक्रिय रहे? और साथ ही जनवादी आंदोलन में, समाजवादी आंदोलन में भी इनका काफी योगदान था। तो इसके बारे में बताइए, जयप्रकाश नारायण और फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये जेपी आंदोलन के संबंध में। लेखक होने से पहले जी एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थी रेणु जी की। अच्छा। और कहें कि एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में वो काम करते थे। जी और 42 के आंदोलन में वो गिरफ्तार हुए थे। जी प्रहरिया में झंडा फहराते हुए स्कूल में जहाँ वो पढ़ते थे, वहाँ जी उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। 9 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे। जी वहीं से वो पूर्णिया जेल गए, फिर वहां से भागलपुर गए। जी और 42 के आंदोलन में जेपी भी वो हजारीबाग जेल में थे। तो जेपी के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण था रेणु जी के मन में। और बल्कि उसके बाद पूरी जो आजादी की लड़ाई थी, उसमें साथ साथ लोगों ने काम किया। तो निश्चित रूप से जब आजादी की दूसरी लड़ाई 74 में हम्म। जेपी के नेतृत्व आ रही है सर आवाज? ये हाँ आवाज तो आ रही, बीच में फोन कोई बजने जी लगा। जी बिल्कुल सर। जब ये संबंध वो 42 के आंदोलन से ही था जेपी के साथ जी रेणु जी का। जी और इसलिए जब 74 का आंदोलन शुरू हुआ, तो जाहिर है कि रेणु जी की भागीदारी उसमें जेपी के कारण, और स्वयं एक राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो उनका अनुभव था, उस अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया उस आंदोलन में शामिल होने के लिए। और निरंतर, बल्कि हम लोग तो कहते हैं कि जो 74 आंदोलन का जो सांस्कृतिक पक्ष था, उस सांस्कृतिक पक्ष का नेतृत्व रेणु जी ने किया था। और जब हेलो जी जी सर बोलिए। बीमार थे रेणु जी जी इमरजेंसी में, जी और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल थे, जी तो ये संयोग कहें कि अज्ञेय जी भी आए थे उन्हें देखने के लिए, और जयप्रकाश जी भी गए, अलग अलग समय पर दोनों पहुंचे थे उन्हें देखने के लिए। तो बहुत बल्कि अच्छा। मैंने पूरा विवरण लिखा है अज्ञेय जी और जेपी के दोनों के संबंध में कि किस तरह से क्या संवाद हुआ। जी अज्ञेय जी इमरजेंसी के विरोध में एक दस्तावेज पर दस्तखत कराने के लिए कलकत्ता होकर पटना आए थे, और उसमें रेणु जी अस्पताल में दाखिल थे। तो मैं अज्ञेय जी को लेकर गया वहाँ अस्पताल में, और एक लंबी बातचीत हुई। वो बिल्कुल बेड पर पड़े हुए थे रेणु जी, और अज्ञेय जी वहाँ बैठे, फिर अपना हस्ताक्षर किया इमरजेंसी के विरोध में जो दस्तावेज तैयार हुआ था उस पर रेणु जी ने हस्ताक्षर किया। और बहुत आत्मीय ढंग से दोनों की बातचीत हुई थी अज्ञेय जी और रेणु जी की। तो फिर इसी तरह जेपी भी गए उन्हें देखने के लिए। तो जेपी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि ये मुंबई में आपका इलाज होना चाहिए था। और फिर तो वो जो जनरल वार्ड होता है, केल वार्ड पीएमसीएच का, उसमें वो भर्ती थे। रेणु जी को कहा कि आपको थोड़ी असुविधा होगी इस जनरल वार्ड में, क्यों नहीं कॉटेज में आप दाखिल हो जाते हैं, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मना किया रेणु जी ने, कहा कि नहीं, मैं तो जनता का लेखक हूँ,
साधारण लोगों अरे का, गांव में रहा बहुत हूँ। सही, जी बिल्कुल। और पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल के दरवाजे पर कोई अगर पहुंच जाता है तो भाग्यशाली होता है, क्योंकि अच्छा। लाखों लोग हैं गांव गंवई के लोग जो यहाँ जी तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं तो भाग्यशाली हूँ कि इस अस्पताल में आ गया, दाखिल हुआ यहाँ। और पहले भी 42 के आंदोलन में जब भागलपुर जेल में थे तो बीमार होकर आए थे, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही दाखिल हुए थे। अच्छा। इसलिए पीएमसीएच के प्रति उनके मन में एक लगाव था, यहाँ से स्वस्थ होकर निकले थे। बाद में इमरजेंसी के समय बीमार हुए, जिसमें एक ऑपरेशन उनका हुआ था पेप्टिक अल्सर का, इस सिलसिले में भर्ती थे वो। जेपी को उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जनरल वार्ड में भी कॉटेज की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसी में रहूंगा और स्वस्थ होकर के निकलूंगा, ये कहा था उन्होंने। वाह, मतलब बहुत ही लेकिन सरल और सीधा साधा जीवन वो जीना चाहते थे। उनको अगर विशेष सुविधा दी जाए तो भी वो उसको स्वीकारना नहीं पसंद करते थे। सर एक बात आप, नहीं स्वीकार, जी स्वीकारा लास्ट में उन्होंने। अच्छा मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप नहीं स्वयं, नहीं, जी सर, कॉटेज में नहीं गए, उसी वार्ड में रहे, केल वार्ड में, मतलब जनरल नहीं वार्ड स्वीकार किया, है ना? अच्छा, नहीं। जी सर। अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप स्वयं एक सफल आलोचक और साहित्यकार हैं, तो रेणु जी के साहित्यिक अवदानों को आप किस रूप में देखते हैं? उन्होंने जो साहित्य सेवा की, जो रचनाएं की, उनके उस अवदान को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मैं तो ये मानता रहूं, और साहित्य जगत के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि रेणु इस मायने में बड़े भाग्यशाली लेखक थे कि जिनको अपनी पहली कृति से ही इतनी बड़ी सफलता मिली कि वे साहित्य के शीर्ष पर परिगणित होने लगे। जी ऐसा बहुत कम अवसर होता है। और बल्कि आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने प्रेमचंद के जी बारे में लिखा बिल्कुल, था जी जी कि जी, प्रेमचंद पैदाइशी किस्सा गो थे। तो मैंने एक जगह अरे लिखा वाह है कि प्रेमचंद की तरह ही रेणु भी पैदाइशी किस्सा गो थे, बल्कि वे आजादी के बाद के प्रेमचंद थे, अरे वाह, ये लिखा बहुत है मैंने। सही। बिल्कुल अलग क्योंकि सी बातें हैं। दोनों की कथा भूमि जो है वो गांव है, और प्रेमचंद से आगे रेणु इसलिए मैं है इस ये जो मामले वीडियो भेजे उसको ऑन करो। कि गांव के संघर्ष को प्रेमचंद ने, और शोषण को, गांव के किसानों के शोषण को प्रेमचंद ने दिखाया है मुख्यतः, जी और बिल्कुल। उनके संघर्षियों और उनकी उपन्यास का पीड़ा नाम को, बताइए। पराजय को। रेणु ने गांव की उस कथा में भी किसान का जीवन, सादगी से भरा हुआ जीवन, लेकिन पीड़ा है तो पीड़ा के साथ साथ खुशी और हंसी भी है, तो उस पूरी रसमयता के साथ संघर्ष का चित्रण रेणु ने किया है। जी ये रसमयता हाँ, गोदान में नहीं है, लेकिन मैला आंचल में है। अच्छा, मैला आंचल आप पढ़ें तो कविता पढ़ने का आनंद आता है। जी जी लोक बिल्कुल। संस्कृति, लोक कथा, लोकगीत, पलटू, ये एक साथ गुथी गई है। तो ये अवदान है उनका कि एक उपन्यास की एक नई परिपाटी, यानी संघर्ष का चित्रण भी जी पूरी सर, रसमयता के साथ, सौंदर्य के साथ होना चाहिए, ये रेणु ने दिखाया। और महिला आंचल की एक बहुत संक्षिप्त भूमिका है, मुझे जी लगता है कि इतनी छोटी भूमिका शायद ही किसी लेखक ने अपनी किताब की लिखी हो, और उसमें जी उन्होंने लिखा है, स्पष्ट लिखा है महिला आंचल में कि एक है महिला आंचल, बिहार के पूर्णिया जिला के गांव की कथा, जिसमें फूल भी है, फूल भी, कांटे भी हैं, और गुलाल भी, चंदन, सब कुछ है। यानी बिल्कुल। जीवन का संघर्ष, पीड़ा, दुख और हंसी खुशी सब मिलाकर, और मैं किसी से अपना दामन बचा कर निकल नहीं पाया। अरे वाह, यानी बहुत ये सही। व्यापक दृष्टि, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सिर्फ दुख, व्यापक फलक पे उन्होंने बात की। दुख तो है गांव के जीवन में, लेकिन जी दुख के साथ साथ जी जी झाल मजीरे पर बैठ कर लोग गाते भी हैं,
बहुत दिन भर सही। के थके हारे खाना खाकर शाम जी, को चौपाल में बैठते हैं और सुकून के 2-4 पल जीते हैं। इसको बिल्कुल, भी रेणु की दृष्टि ने पकड़ने की कोशिश। बहुत इसलिए सही। मैंने कहा कि महिला गोदान की तुलना में अपनी रसमयता के कारण, अपनी सौंदर्य चेतना के कारण आगे है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। अच्छा, तो बिल्कुल सही सर, ये सब ऐसी बातें सुनने को मिल रही हूँ कि मुझे मिल रही हैं, और मुझे लगता है जो भी हम लोगों को देख सुन रहे हैं वो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये जानना चाहती थी कि रेणु जी का 2 उपन्यास तो बहुत ज्यादा मतलब प्रकाश में आया, जिसमें मैला आंचल और परती परिकथा, इन दोनों पर काफी इनका मूल्यांकन भी हुआ। लेकिन इनके अन्य जो 3-4 हैं उपन्यास, जिसमें जुलूस आता है, कितने चौराहे, पलटू बाबू का रोड, दीर्घ तपा, इनका पर्याप्त मात्रा में मूल्यांकन नहीं हुआ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी अपनी इस संबंध में क्या राय है? बिल्कुल, इस पर कुछ प्रकाश डालें। ये आप गौर करेंगी जी, कि मुझे ऐसा लगता है कि रेणु के भीतर कहानी की एक बड़ी दुनिया थी, जी, एक बड़ा संसार फैला हुआ था, और इसको व्यक्त करने के लिए किसी बहुत बड़े ढांचे की जरूरत थी, जो उपन्यास का ढांचा उन्होंने चुना। जी सर। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि सबसे पहले उनके दोनों जिन 2 बड़े उपन्यासों की चर्चा, नाम लिया आपने, जी सर। मैला मैं आंचल और, लाचल जी। ये दोनों उपन्यास पहले छपे, जी, यानी 1954 में जी, मैला आंचल और 1957 में परती परिकथा। जी, और बाद में उनका कहानी संग्रह, जो पहला कहानी संग्रह छपा था ठुमरी, वो जी, 1959 में छपा था। जी, तो ये जाहिर है कि कहानियां लिखते थे पहले से रेणु जी, और कई पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती थी, लेकिन कहानी संग्रह उनका पहले प्रकाशित नहीं हुआ, उपन्यास प्रकाशित हुआ। जी, जी, इसलिए कि उनके भीतर अनुभव की जो बड़ी दुनिया थी, जी, उसको व्यक्त करना चाहते थे, और इसीलिए उपन्यास का ढांचा उन्होंने चुना। और मैला आंचल और परती परिकथा, ये दोनों बड़े उपन्यास प्रकाशित हुए। जो काफी चर्चा में रहे। जी, मैला आंचल सन 42 से लेकर 47, यानी भारत की आजादी के समय तक के काल खंड को अपने में समेटता है। जी, महिला आंचल की कथा शुरू होती ही है 42 की पृष्ठभूमि में, जी, ठीक है ना। और जी, दो उसके खंड है, एक ही उपन्यास के भीतर 2 खंड है। पहले खंड में, जो प्रथम खंड है, उसमें 42 से लेकर के और राजनीतिक दलों का संघर्ष, फिर गांव गांवी में जो सामाजिक और जातीय झगड़े संघर्ष होते हैं, उसका बिल्कुल यथावत चित्रण उन्होंने किया। जी, बल्कि धार्मिक पाखंड जी, और सामाजिक विरूपताएं, इन सबको साथ साथ उन्होंने चित्रित किया। एक तरफ तो राजनीतिक चेतना है, और दूसरी तरफ सामाजिक विद्रोह की भावना, ये दोनों चीजें चल रही हैं साथ साथ समानांतर। जी, इसलिए महिला आंचल के एक हिस्से में 42 की पृष्ठभूमि में कथा आगे बढ़ती है, और दूसरे खंड में अगस्त 47 से कथा शुरू होती है, आजादी मिलने की कथा। तो महिला आंचल बुनियादी तौर पर एक राजनीतिक उपन्यास है, लेकिन बिल्कुल खोखली राजनीति नहीं है। राजनीति के ताने बाने में सामाजिक समस्याओं को लेकर, धार्मिक समस्याओं को लेकर, वर्ण व्यवस्था के संघर्ष को लेकर रेणु ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और एक प्रेम कथा उसके भीतर चलती है, अच्छा, और अरे वाह। अजस्त्र धारा प्रेम की। ये जी, प्रशांत और कमली की कथा है। जी, प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत, जो पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र है, और पढ़ाई पूरी करने के बाद पूर्णिया के एक सुदूर गांव को चुनता है, जहां जाकर वो काम करेगा। उसकी पहली पोस्टिंग जो होती है, पदस्थापन होता है, नौकरी जब मिलती है उसे डॉक्टर की, तो पूर्णिया जिले का चयन करना वो करता है, जहाँ कोई जाना नहीं चाहता उस समय, इसलिए कि वो मलेरिया बुखार से लोग पीड़ित रहते थे, मृत्यु होती थी मलेरिया से, मलेरिया का इतना आतंक था पूर्णिया जिले में। लेकिन जी, वहां वो प्रशांत काम करना चाहता है,
तो एक डॉक्टर की जो सेवा भावना हो सकती है, रेणु ने उसे दिखाया प्रशांत के माध्यम से। और उस पृष्ठभूमि में जहाँ 42 का आंदोलन चल रहा है, एक गांव को चुनता है। तो ये कथा महिला आंचल में है। और फिर कमला जो उसकी नायिका है उपन्यास की, एक तरह से वो एक तहसीलदार की बेटी है। विश्वनाथ प्रसाद तहसीलदार है, बड़े इलाके के काफी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनकी बेटी है। अब दोनों का प्रसंग, एक प्रेम प्रसंग कई धरातलों पर यह है। इसी तरह बालदेव है, उसमें एक राजनीतिक कार्यकर्ता, और लक्ष्मी दासी जो कबीर मठ की है, तो इनके बीच का प्रेम प्रसंग। सर जी, इस क्रम में आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि पलटू बाबू का रोड और कितने चौराहे, इसको आपने कुछ अलग तरीके से देखा, उसकी अपनी सोच को बताएं सर। मैं ये बता रहा हूँ कि आपने पूछा ना कि 2 बड़े उपन्यास की चर्चा हुई, जी जी, बाकी 4 की नहीं हुई जी। तो पढ़ती परिकथा जो है, उसमें आजादी के बाद जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी जी, और पंडित जवाहरलाल जी थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने जो एक तरह से पंचवर्षीय योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए जो एक सपना देखा था, वो सपना पढ़ती परिकथा में है। पूर्णिया जिला कोसी तटबंध बन रहा था जी, फसलों नई फसलें आएंगी, कोसी के बाढ़ की समस्या, बाढ़ की जो त्रासदी है वो कम होगी, लोगों के मन में उत्साह था जी। तो इस उत्साह को और कृषि क्रांति के सपने को लेकर एक दूसरा उपन्यास लिखा गया, पढ़ती परिकथा। अच्छा, जिस तरह जो पढ़ती धरती है पूर्णिया की, वो हरी भरी हो जाएगी पंचवर्षीय योजना पूरी होने के साथ साथ, ये एक सपना है। इस रेणु एक स्वप्नदर्शी कथाकार थे इस अर्थ में कि जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था, उसकी कहानी पढ़ती परिकथा के माध्यम से वो कह रहे थे। लेकिन उसमें भी एक प्रेम कथा चलती है, जितेंद्र और ताजमनी की कथा। तो रेणु ने प्रेम कथा और सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को एक धरातल पर रख करके उनका विस्तार दिखाया है। एक बड़े कलाकार की एक कुवत होती है। छोटे उपन्यासों की जो बात आपने कही, जैसे जुलूस है, जुलूस की भी एक समस्या है जी। बंटवारे के बाद जो शरणार्थियों की समस्या आई थी, तो शरणार्थियों की समस्या को जुलूस में उठाया गया है। कैसे बांग्लादेशी शरणार्थी, बाद में बांग्लादेश हुआ, लेकिन वो पूर्वी पाकिस्तान के जो बंगाली लोग थे, शरणार्थी बनकर के आए थे भारत में, वो पूर्णिया जिला में भी बसाए गए, पूर्णिया में भी बसाए गए। लेकिन किस तरह पूर्णिया की जो अपनी आबादी है, वहाँ के जो पहले के जो नागरिक हैं, वो उनको पाकिस्तानी टोला का आदमी समझते हैं। तो ये जो ही ऐसा लेकर के, फिर उसमें भी एक प्रेम कथा चलती है। तो इस समस्या को लेकर 3 और उपन्यास, उनके 4 छोटे छोटे उपन्यास है। और जो दीर्घ तपा है, उसमें एक पहली बार रेणु ने कामकाजी महिलाओं के छात्रावास पर एक कहानी लिखी इस उपन्यास में। अच्छा। हिंदी में उस समय बहुत, ये खासकर महानगरों में या बड़े शहरों में जो एक नई चेतना आई थी, औरतें काम करने के लिए, दफ्तरों में काम करने के लिए निकल रही थी, तो उनकी समस्या को लेकर किस तरह उनके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनता है और हॉस्टल की क्या समस्या है, इस पर उपन्यास है वो। और इसकी भी एक अंतर कथा ये है कि वो उपन्यास छपा था पहले जी सर, यही एक प्रकाशक ने छापा था पटना का, वो बंद हो गया प्रकाशन गृह, बिहार ग्रंथ कुटीर, वहां से छपा। बाद में कई वर्षों तक उसने संस्करण उसका नहीं किया, तो रेणु जी ने उसे दिल्ली के दूसरे प्रकाशक को दे दिया था। और वही उपन्यास, दीर्घ तपा उपन्यास, कलंक मुक्ति के नाम से छपा दिल्ली से। अब एक रोचक प्रसंग ये है कि उस प्रकाशक ने मुकदमा कर दिया रेणु जी पर। ये 70 के आसपास की बात है। अच्छा। और पटना जो ये जो लोअर कोर्ट है जी, इसी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ मुकदमा था जी। और तारीख पड़ती थी, हम लोग जाते थे जी, वहाँ रेणु जी के साथ। चलिए। और एक घटना ये है कि एक महिला थी वहाँ जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उन्हीं के कोर्ट में था एक केस जी। और एक दिन हम लोग गए थे वहाँ, तो कोर्ट से जब वो महिला अपने चेंबर में गई जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
जी सर। तो उन्होंने अपने चपरासी से रेणु जी को बुलवाया अच्छा। अब मिलने के लिए। जी सर। जब वो गए तो उन्होंने पांव छूकर प्रणाम किया। वो उनकी भक्त थी, उनको पढ़ा था और कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन कोर्ट में मुलाकात हो रही है, ये मेरे लिए दुख की बात है। और ओह! पूरे मामले उन्होंने सुना कि क्या बात है, कहा इन्होंने कि इसने बिल्कुल। वर्षों से इस प्रकाशक ने इसका कोई संस्करण नहीं छापा है और जी। मेरे उपन्यासों के अलग अलग संस्करण छपते हैं, इसलिए मैंने दूसरे प्रकाशक को ये दे दिया था। लेकिन हाँ। कॉपीराइट एक्ट का मैंने पूरा पालन किया है। वाह! कॉपीराइट एक्ट में है कि अगर उपन्यास के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन करके आप किसी दूसरे प्रकाशक को देते हैं तो इस पर कोई एक्ट लागू नहीं होगा और कोई ये जुर्म वाह! नहीं है, कोई अनियमितता नहीं है। वाह! तो प्रारंभ प्रारंभ के लगभग कथा के 25-30 पृष्ठ उन्होंने जोड़ दिए थे, जी। क्योंकि दीर्घ तपा उपन्यास की जो नायिका है बेला दी, जी। वो घटनाक्रम ऐसा होता कि वो जेल चली जाती है जी सर। और कथा यहाँ शुरू होती जी, है। एक जी। बार लेखक से उसकी मुलाकात हो जाती है पटना किसी जी सर। बाजार, पटना मार्केट के आसपास। तो स रोकर कहती है कि सर मुझ पर तो एक कलंक लग गया। सर अब समय हमारा बता रहा है कि मेरे पास बस 4 मिनट है, तो मैं चलते-चलते आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि रेणु जी से जुड़ी या रेणु जी से जो यादें जुड़ी हैं, वो कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बेहद ख़ास हो, आपका और उनके लिए, वो साझा करें आप हम लोगों के साथ कि यादों में से जो एक आपके तो लिए यही बेहद ख़ास हो, उनके साथ जुड़ी यादों में से, कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो अभी तक कोई जान ना पाया हो। वक़्त ने जानते भी तो हम लोग हैं कि जैसे हम लोग कॉफी हाउस जाते थे, बैठते थे एक साथ रिक्शे पर, यहाँ से जाते थे, वो रिक्शा लगा रहता था, फिर उसी रिक्शे से लौटते थे। जी ये सर। पूरा सिलसिला जब तक वो रहे, बीमार होकर अस्पताल नहीं गए, तब तक ये सिलसिला चलता रहा। जी। और एक प्रसंग जो उन्होंने मुझे पहली बार बताया था कि मैला आंचल उपन्यास जो लिखा गया था, इसकी पूरी आ, कथा एक तरह से उनके मानस में एक भूत कथा के रूप में, एक काल्पनिक कथा के रूप में भागलपुर जेल में ही रची गई थी। अच्छा। भागलपुर जेल के जो कैदी थे उसमें कई बड़े बिहार के नेता थे जो मंत्री हुए सरकार में, मुख्यमंत्री हुए सब लोग। हुँ। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह वोरा थे, सुधांशु जी थे उसी जेल में, पूर्णिया के रहने वाले थे। जी। तो जेल में जो कैदी थे, खासकर राजनीतिक बंदी थे, वो शाम की गोष्ठी उनकी होती थी और नियम था कि गोष्ठी में हर रोज कोई ना कोई एक कथा सुनाई जाएगी। तो उसमें रेणु जी की जब बारी आई थी तो एक भूत की कहानी उन्होंने कही कि एक वाह! मित्र थे उनके, पूर्णिया जिला में वो गए, कामत में होता था, वहां जो बड़े जमींदार किसान होते थे उनका कामत होता था, खेत पर ही घर रहता था, जाते थे। तो जी। जाड़े में एक बार ये लोग गए, 5-6 मित्र मिलकर उनके कामत पर, उनके जहाँ खेत में उनका था जो मकान हुआ करता था, जहाँ खेती बाड़ी करते थे लोग, रहते थे। जी सर। तो वो बाजार गए हुए थे और एक नौजवान आया कहीं से, बिल्कुल, और बैठा इन लोगों के पास कि कहाँ से आए हैं। तो बताया लोगों ने कि हम उनके देवनाथ बाबू, उनका नाम था देवनाथ राय, कि हम बहुत उनके अच्छे। मित्र हैं, आए हैं उनसे मिलने के लिए। कहा कि हाँ बैठिए, वो बाजार गए हैं, लौटते होंगे। और इसके लोगों से बातचीत करने लगा। जब वो एक बैलगाड़ी आ रही थी जिससे बाजार से वो लौट रहे थे, तो जी। उसने घंटियों की आवाज सुनी, बैलों की घंटियां बज रही थी। तो कहा कि लीजिए अब देवनाथ बाबू आ गए, अब आप अच्छा। लोगों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। और बैठे बैठे नौजवान अदृश्य हो गया। लोग आह! पक्षकार की रिका। और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि सब बातचीत हुई और ये लोग, उन लोगों ने कहा कि एक नौजवान था यहाँ, बातचीत कर रहे थे उससे और अचानक वो गायब हो गया। उसी ने कहा कि आप बाजार गए हैं। तो उनके मुंह से निकला कि कौन? वो प्रशांत। कहा कि हाँ कुछ ऐसा ही नाम उसने बताया था। कहते अच्छा अच्छा, खैर वो तो अब नहीं आएगा। चल क्यों? तो कथा ओह! उन्होंने कही, कोई अब इस जीव दुनिया में नहीं है। वो एक डॉक्टर अरे था, बाप रे! बहुत काम अच्छी करने के याद है। लिए। जी हाँ, सर। जमींदार की बेटी से प्रेम हुआ, विवाह नहीं हुआ दोनों का, उसने आत्महत्या कर ली। अब भूत बनकर ओहो! कभी कभी आता है। अरे वाह! अब तक वो पढ़ने के लिए गए थे बहुत एक अच्छी सप्ताह के याद लिए, सर। काफी याद की। बिल्कुल। और बिल्कुल, तो ये कथा जो थी, जब बीमार होकर वो आए अस्पताल बहुत दिनों के बाद, तो जी सर। सपने में उनको बराबर लगता था कि प्रशांत आकर उनके पास बैठा हुआ है
और कह रहा कि क्या आप मेरी कथा पूरी नहीं करेंगे। ये अरे जो वाह! एक के भीतर कहीं चल रहा था तो द्वंद, इसी को अद्वितीय मैंने संस्मरण हुआ सर, बिल्कुल। तो चलिए सर, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हम लोगों से आपने अपनी यादें साझा की रेणु जी से संबंधित, और सच में बहुत सी बातें, अभी लास्ट बात जो आपने कही वो तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो